हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6 और 6 अध्याय में हमने 6.1 एक्सरसाइज पढ़ ली और आज हमारी चलने वाली है 6.2 एक्सरसाइज की प्रमेय, जिसका नाम है बेटा थेल्स प्रमेय, जो एक बहुत ही रोचक प्रमेय है। आप जानते होंगे कि पुराने इतिहास में कभी पहले मिस्र में बहुत बड़े बड़े पिरामिड हुआ करते थे। इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड होते थे कि उन पे कोई भी चढ़ नहीं सकता था, तो उनकी ऊंचाई कैसे नाप के सबने बता दी। तो बेटा उसका कारण था थेल्स प्रमेय, जो सिर्फ क्या करते थे, पिरामिड की जो परछाई हुआ करती थी सिर्फ उसी को माप कर हम पिरामिड की ऊंचाई बता दिया करते थे। अगर हमारे सामने कोई एक बहुत चौड़ी नदी है और उसके पार कोई पेड़ खड़ा हुआ है और हमको उसकी दूरी मापनी है, तो बिना इंजीनियर के, बिना नदी को पार किए जो दूरी को माप कर बता सकती है, उसका नाम है बेटा थेल्स प्रमेय। तो हम एक तराजू की तरह जो बैलेंस रखती है एक त्रिभुज को, अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर एक समांतर लाइन खींच दें किसी एक भुजा के, तो वो बाकी जो शेष दो भुजाएं होती हैं उनको बिल्कुल समान अनुपात में बांट देती है, एक तराजू की तरह संतुलन बनाते हुए। तो उस रोचक प्रमेय का नाम है बेटा थेल्स प्रमेय, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा मैं उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो त्रिभुज के कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाने के कारण थेल्स प्रमेय को नहीं समझ पाते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज के कुछ कॉन्सेप्ट, त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल और किस तरीके से आधार और लंब को समझते हैं, इससे पहले जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर। बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान ना देकर सिर्फ भुजाओं से हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या जिसको हम लंब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई या लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश में 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है ना, यानी एक ऊंचाई होती है जिसको हम इस वाले त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर नहीं है तो उस ऊंचाई को हम डाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये चित्र सीखना है कि ये एक त्रिभुज है, लेकिन अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये बेटा आधार और ऊंचाई क्या होती है, एक बात हमेशा याद रखना है आपको, एक बात हमेशा नोट रखनी है कि आधार उस भुजा को माना जाएगा, आधार जो है उस भुजा को माना जाएगा जिस भुजा पर समकोण बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? समकोण बन रहा होगा। बेटा ये कुछ बातें हैं जो याद रखोगे तो जल्दी थेल्स प्रमेय समझ में आ जाएगी। यानी सपोज करोगे ये मेरा एक त्रिभुज है बेटा, क्या है? त्रिभुज ABC, ये मेरा एक त्रिभुज है ना। तो अगर मुझे किसी त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो मुझे अगर ABC का क्षेत्रफल लिखना है तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो आपने 9th में भी सीखी होगी कि AR लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABC। इसका मतलब होता है एरिया त्रिभुज ABC का। अभी से लिखना सीख लीजिए इसको, ठीक है। तो अगर त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है तो गौर से देखो, अगर मैं B भुजा से इस AC भुजा पर लंब डाल दूं, क्या डाल दूं, इस B भुजा से थोड़ा डाल देते हैं, इसे डॉट डॉट करके डाल देते हैं जो अलग दिख जाए आपको। मैंने इस पर एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, जिसका नाम मान लो सपोज करो मैंने BE रख दिया। क्या रख दिया? BE रख दिया। तो बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। अब आधार क्या होगा बेटा इसका? आधार वो होगा जिस भुजा पर, यानी आधार उस भुजा को माना जाएगा जिस भुजा पर समकोण बन रहा है। तो इस भुजा पर समकोण बन रहा है तो आधार किसको माना जाएगा? AC को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? AC को। और ऊंचाई लंब क्या हो गई? ये जो आपने एक लंब खींचा जिसका नाम है बेटा आपका BE। लेकिन आप एक बात और देखिए, इसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बदल सकता है, यानी ये आधार और ऊंचाई बदल सकती हैं, लेकिन त्रिभुज ABC वही रहेगा, यानी इसी ABC का क्षेत्रफल रहेगा। अगर मैं C बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल लूं, जिसका नाम सपोज करो मैंने D रख दिया। क्या रख दिया? D रख दिया। मैंने इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल दिया। तो अब देखो, अब भी त्रिभुज किसका, क्षेत्रफल किसका है? ABC का ही है। अब भी एरिया ABC का ही है, लेकिन क्या चेंज हो गया? 1/2। आधार बेटा अब क्या है? AB है। क्या है? AB है। और बेटा ऊंचाई क्या है? अब ऊंचाई आपकी CD है। आया समझ में? है ना। एक और हो सकता है, अगर मैं इससे लंब डाल दूं इस भुजा पर लंब डाल दूं अगर मैं, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? ये भी एरिया त्रिभुज ABC का होगा। ये क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 1/2
और बेटा आधार क्या होगा आपकी बार BC, और बेटा लंब क्या होगा, आप इसका नाम रख लीजिए, मान लीजिए M रख लिया तो इसका नाम हो जाएगा AM। तो आपको समझ में आया कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, हम 3 शीर्षों से 3 भुजाओं पर लंब डाल सकते हैं। तो जिस भुजा पर लंब डालेंगे उसको आधार माना जाता है, और जो लंब आप खींच रहे हो उसको आप लंब मानते हो, ऊंचाई मानते हो। तो इस तरीके से एक ही एरिया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3 तरीके से लिखा जा सकता है, अगर आपको 3 तरीके के लंब दिए। अगर एक ही तरीके का लंब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अलग अलग तरीके के लंब दिए हैं, जैसे ये तीनों दे दिए, तो 3 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा ये हो गई। अब एक बात और आती है, इसमें आपने लंब बहुत आसानी से खींच लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है ना। मैं अगर मान लो इस त्रिभुज का नाम बदलकर PQR कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब त्रिभुज PQR है, सपोज करो कि कभी कभी त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनका लंब इस त्रिभुज से बाहर होता है। क्या होता है? बाहर, क्योंकि लंब डालने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब मैं इसमें कहीं लंब डालने लगूं ऐसे, मान लो तिरछा ही डाल दूं इसमें, सपोज करो मैं अलग बना लेता हूं, एक मेरा ऐसे वाला ये वाला त्रिभुज है और मैं इसमें ये लंब डाल रहा हूं। अब ये लंब डाल रहा हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि लंब ऐसे ही डाल दिया जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनना बहुत जरूरी, जैसे यहाँ बन रहा है तीनों जगह। तो अगर सपोज करो कि इसका लंब मुझे इस Q से डालना है, तो Q से अगर मुझे इस भुजा पे लंब डालना है तो मैं अगर सीधा डालूंगा तो वो 90 डिग्री का नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि इस भुजा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा लूंगा, यानी एक्सटेंड कर लूंगा इस भुजा को, और इस भुजा को एक्सटेंड करने के बाद इस पर एक लंब डाल दूंगा। तो ये मैंने एक लंब डाल दिया जो कि 90 डिग्री का हो गया इस भुजा पर। अब सपोज करो कि आपने इसका नाम R मान लिया है, सॉरी R तो पहले से ही मान रहा था, S मान लिया है। क्या मान लिया है? S मान लिया है। आपने जो ये लंब डाला है Q से, इस पर वो S मान लिया। लेकिन एक बात का बेटा विशेष ध्यान रखना है कि आपका त्रिभुज जो है, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने खींच रखा है वो ये आपने जो भुजा एक्सटेंड की है इसका नाम नहीं लिखा जाएगा आधार में। आपने किसको एक्सटेंड किया है? आपने PR को बढ़ाया है ऊपर की तरफ, तो आधार PR ही रहेगा, ना कि RS हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जो लंब है बेटा वो QS ही रहेगा। क्या रहेगा? QS ही रहेगा, क्योंकि लंब आपने ये डाला है। जो लंब डाला जाता है नाम तो उसी का लिखा जाता है, लेकिन आपने जिस भुजा को आधार को बढ़ाया है सिर्फ क्या डालने के लिए? लंब डालने के लिए, उस भुजा का नाम जो एक्सटेंड किया है वो नहीं लिखा जाएगा। जो भुजा वो पहले थी एक्सटेंड करने से वो लिखी जाएगी। जैसे अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूं बेटा, अगर मैं यहां लिखूं कि एरिया जो है त्रिभुज PQR का क्या होगा, त्रिभुज PQR का एरिया जो होगा वो 1/2 और आधार क्या होगा बेटा? PR, और आपका जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी बेटा? QS। उम्मीद है समझ में आया होगा कि हम एक्सटेंड जब करते हैं तो लंब जो हो सकता है वो त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है तो जो हम थेल्स प्रमेय में कुछ एंगल त्रिभुज के अंदर भी रहेंगे 90 डिग्री वाले, और कुछ आपको लगेगा कि वो त्रिभुज के बाहर हैं, तो हम सबका यूज करेंगे। तो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है कि जब कोई बेस पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन पाता है तो उसका एंगल बाहर भी बन सकता है। यानी अगर इस तरीके से कोई एंगल बाहर बना हुआ है तो वो भी इस त्रिभुज का ही क्या होता है? लंब होता है। ठीक है ना। सपोज करो कि ये वाला है, इस वाले में मान लो मुझे इस भुजा से डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सपोज करो कि मैंने इस भुजा को, कोई सी भुजा को बढ़ा लीजिए, इस भुजा उसी को बढ़ाएंगे जिस पे लंब डाल सकते हैं। तो मैंने इस भुजा से इस पे लंब डाल दिया। ठीक है, इसका नाम मान लो मैं रख लेता हूँ ABC, इसका नाम मैंने D रख लिया। तो बताइए बेटा अब आपको समझ में तो आ गया है कि एरिया जो होगा त्रिभुज ABC का, क्योंकि ये तो आपने अपनी तरफ से लिखा है, इसको नहीं मानेंगे, 1/2। तो बेस बेटा क्या होगा? BC होगा, क्योंकि आपने उसी को एक्सटेंड किया है BC, और ऊंचाई क्या होगी बेटा? AD। बेटा इतना क्लियर हो गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो थेल्स प्रमेय आपके कम से कम 20-30% क्लियर हो गई है, क्योंकि इन्हीं चीजों को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो हमारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी थेल्स प्रमेय में यूज होगा। ठीक है ना। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो बेटा घबराना मत, अगर आपको प्रॉपर अच्छे से सीखना है तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, अगर थेल्स प्रमेय को अच्छे से समझना है। चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। तो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। ये भी सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप थेल्स प्रमेय को नहीं कर पाएंगे। ये हमने 9th क्लास में एक टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के जो मध्य बने त्रिभुज होते हैं वो सदैव बेटा उनका एरिया जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से भी इस बात को समझा सकता हूँ। पहले आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और आपने इनके बीच में एक त्रिभुज इस तरीके से बना लिया। मैं एक ब्लैक से बना देता हूँ, और सपोज करिए आपने एक त्रिभुज इस तरीके से बना लिया।
ठीक ना। ये ब्लैक वाला हो गया, ये वाला ब्लैक वाला, इसके लिए बेस ये है और इस वाले के लिए बेस ये है। अब ये जो दो त्रिभुज हैं, यानी एक अगर आप मैं बोलूँ अब उसको नाम से रख दूँ ए बी सी डी, तो एक त्रिभुज है बेटा ए बी डी, क्या एरिया ए बी डी का, और बराबर होता है एरिया जो दूसरा त्रिभुज है। एक तो ए बी डी हो गया और एक त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी हो गया। क्या हो गया ए बी सी। भाई एक त्रिभुज हो गया ए बी डी और एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें चार त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। अब देखो एक त्रिभुज तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एक ही आधार पर बने होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। किस पर? दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज एक ही आधार पर। कंडीशन क्या है कि एक ही आधार पर होने चाहिए, है ना। दोनों दिखाते हैं। अब इस आधार को मैंने ले लिया, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं पहले एक बार। इस आधार को मैंने लिया, इस आधार पे एक तो नीली लाइन से भी त्रिभुज बन रहा है और एक ब्लैक लाइन से भी बन रहा है। तो ब्लैक लाइन से ए बी डी हो गया और इसी ब्लैक लाइन से इसी बेस, हमने इसको बेस माना है बेटा, क्या माना है बेस, तो ए बी डी हो गया और इसी से एक ए बी सी हो गया। दिख रहा होगा आपको, ये रहा ए बी सी। तो इस त्रिभुज का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपकी एक प्रमेय है जो कहती है 9th क्लास की। अगर आप सपोज करो कि अब रेड वाले को बेस मान लेते हो, किसको बेस मान लेते हो, रेड वाले को बेस मान लेते हो, तो रेड वाले से क्या बन रहा है बेटा, एरिया। एक रेड वाले से त्रिभुज बन रहा है यही वाला, है ना, बी सी डी। दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देखो ये रहा बी सी डी, दिख गया आपको, ये बी सी डी है ना। तो बी सी डी और एरिया। अब इसी से देखो एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम क्या है बेटा ए डी सी, ए डी सी। तो हमने क्या सीखा बेटा इस वाली प्रमेय में कि अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज एक ही आधार पर जो बने हों, वो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या बराबर होता है, क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम हमारे दोनों कॉन्सेप्ट जो थेल्स प्रमेय के हैं वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी थेल्स प्रमेय पर। तो बेटा चलते हैं हमारी थेल्स प्रमेय पर, जो प्रमेय 6.1 है, चैप्टर 6 की सबसे पहली प्रमेय है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी इस पूरी बात का कहने का मकसद है कि हम किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हम इस भुजा के बी सी भुजा के समांतर खींचने को हम ए बी भुजा के समांतर भी खींच सकते हैं, ए सी भुजा के भी समांतर, ए सी भुजा के ऐसे खींचेंगे, ए बी भुजा के इस तरीके से खींचेंगे। लेकिन हम अब प्रॉपर अगर अच्छे से समझना है, जो आपको सीधा दिखाई दे बोर्ड पर, तो उसके लिए हम इस भुजा के समांतर एक लाइन खींचेंगे। इस भुजा के समांतर हम एक लाइन, बिल्कुल इस भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर हमने एक लाइन खींच ली, जो सपोज करो कि इस वाले को तो डी बिंदु पर काटती है और इसको ई बिंदु पर काटती है, ठीक है। यानी इस ए बी भुजा को तो डी बिंदु पर काटती है और ए सी भुजा को ई बिंदु पर काटती है, जो किसने कहा भी था कि भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जो कि हमने डी खींच ली है। ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये और ये बराबर हो गया, ये समान अनुपात हो गया, सॉरी, और ये समान अनुपात हो गया। यानी ए डी बटे डी बी बराबर है, वो ए डी बटे डी बी है और ए ई बटे ई सी है। मैं तुम्हें देखो यहाँ लिख के दिखाता हूँ एक तरीके से। सबसे पहले हमको क्या दिया है वो लिखिए। तो बेटा हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी में, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जो डी है वो बी सी के समांतर दिया है, जो डी है वो एक तो बी सी के समांतर दिया है, और हमको क्या दिया है कि, और तो हमको सिद्ध करना है, दिया सिर्फ हमें यही है कि डी जो है वो बी सी के क्या है बेटा, वो समांतर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये लैंग्वेज बहुत लिखनी जरूरी है बेटा, जिससे प्रमेय प्रॉपर लगे आपकी अच्छी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ए डी बटे डी बी, यानी उसने कहा था ना कि ये जो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, यानी ये विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं बीच में से, है ना। तो यानी ए डी बटे समान अनुपात कह रहा है, एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में, तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी विभाजित हो जाती हैं, यानी बराबर बराबर ए ई बटे ई सी। कहने का मकसद है कि अगर इसका अनुपात 1 आ रहा है तो इसका अनुपात भी 1 आएगा, अगर इसका अनुपात 1/2 आ रहा है तो इसका अनुपात भी 1/2 आएगा। इस तरीके की है। ये सपोज करो कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके बराबर हो जाएगी, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके बराबर हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद है, इसका कहने का मकसद है कि यानी इसका अनुपात अगर 1/2 आ रहा है
तो इसका अनुपात भी 1/2 आ रहा है, यानी इस तरीके का है। माप बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये वाला सिद्ध करना है बेटा, AD/DB और AE/EC। अब हम इसकी करते हैं बेटा, इसमें हमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। रचना का मतलब है कि हमें कुछ लाइनें या कुछ लंब अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रचना क्या करेंगे कि हम इस ई बिंदु से इस AD पर एक लंब डाल देंगे। इस ई बिंदु से AD पर डाल देते हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो हमने ये लंब डाल दिया, जिसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने इसका नाम M रख लिया। और इस D से इस पर लंब डालना है, यानी एक बार आपको इस वाले पॉइंट से, जो आपने ये पॉइंट 2 बनाए हैं, इससे एक बार इस पे लंब डालिए और एक बार इस पे लंब डालिए। याद रखना ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक बार इस पे डाल दीजिए। अभी हमने लंब डालने आपको सिखाए थे कॉन्सेप्ट में। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ आया है, अगर और अच्छे से सीखना है, तो वो हमने शुरू में जो 8-10 मिनट में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया उसको जरूर समझ के आना, ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा। तो बेटा ये इस तरीके से हो गया। अब मैं तुमको यहाँ से 4 चित्र, यानी पहले आपको क्या क्या किया है वो कीजिए, और एक काम और कर लीजिए, आप इनको और मिला लीजिए। D को C से मिला लीजिए और B को E से मिला लीजिए। अगर ये आप 4 काम कर लेते हो, 2 लंब और इन 2 भुजाओं को मिला लेते हो, तो अब हमारी थेल्स प्रमेय को हम स्टार्ट कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या किया रचना में वो लिख लीजिए। हमने जो हमने EM लंब डाला है। लंब का साइन बेटा ऐसे होता है, ऐसे करके अगर लंब लिखना है। EM जो डाला है वो पहले लिखते हैं और जिस भुजा पे डाला है वो लिखते हैं। तो हमने EM जो लंब डाला है वो AB भुजा पर, क्योंकि ये भुजा पूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया है। होने को ये E जो है, ये जो EM है वो AD पर भी लंब है और AB पर है, लेकिन हमने अभी फिलहाल AB पर खींचा है। तो EM जो लंब है वो AB पर है। याद रखना EM जो है वो AD पर भी लंब है, भूलना मत। EM जो है वो AB पर भी लंब है, चाहे लिख लो EM जो है, या फिर या लिख सकते हैं, या EM जो है वो AD पर भी लंब है, AD पर भी माना जाएगा, दोनों माना जाएगा। इसको देख लीजिए DN को। जो DN है वो आपका इस AC पर, किस पर, AC पर लंब है। और या हम कह सकते हैं कि जो आपका DN है वो इस AE पर, यहां से लेके यहां तक दोनों पे लंब है, AE पर भी लंब है। तो ये हमने लिख लिया कि कौन कौन किस पे लंब। और हमने किस किस को मिलाया, हमने D को C से मिलाया और E B को मिलाया, तथा DC और BE को मिलाया। ठीक है, हार्ड नहीं है, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लिखा है जो हमको करना है। असली तो यहीं से स्टार्ट हुआ, ये तो सब हमें सवाल में अंदर दिया था। अब बेटा हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। तो यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा बार बार हमको, ठीक है। तो यहाँ से हम उपपत्ति करते हैं। थोड़ी सी यहाँ भी आ सकती है, चलो यहाँ भी कर लेते हैं। हम स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। उपपत्ति में ये आपको देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये त्रिभुज ADE लेंगे। कौन सा लेंगे, त्रिभुज ADE लेंगे। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, तो ADE में यानी इस लंब से, कौन से वाले से, इस लंब से आप गौर से देखिए, जो आपने EM लंब खींचा है वो एक बार आप AD पे मान सकते हो और एक बार आप AB पे मान सकते हो। किस पे मान सकते हो, AB पे, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, मैंने आपको 2 चित्र दिखाए थे, मैं जो 2 चित्र बना रहा हूँ इस त्रिभुज ADE के लिए वो ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ADE में पहले तो आप एरिया निकाल दीजिए। मैं इस भुजा को आधार लेके कर रहा हूँ, यानी AB भुजा को लेके कर रहा हूँ, फिर मैं AC भुजा को, यानी एक बार एक भुजा लेनी है। एक बार AB भुजा लेके कीजिए और एक बार AC भुजा लेके कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, AB भुजा के लिए कर रहा हूँ मैं, AB भुजा के लिए। AB भुजा पर जितने एरिया निकल सकते हैं सारे निकालिए। तो सबसे पहले एरिया निकलेगा त्रिभुज ADE का। तो सबसे पहले एरिया किसका निकलेगा बेटा, त्रिभुज ADE का। तो त्रिभुज ADE का एरिया क्या होगा, 1/2। आपने बेस किसको माना है बेटा, अब तुम त्रिभुज ADE ले रहे हो तो ये होगा AD। क्या होगा, AD, क्योंकि मुझे AD लाना भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये आपका लंब क्या है बेटा इस पर, EM। ये क्या है, लंब EM। तो ये आपकी हो गई समीकरण फर्स्ट, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी भुजा पर एक एरिया और निकल सकता है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है इस ADE में हो, जो मैंने अभी किया है ये वाला, है ना, यानी ये वाला, ये मैंने किया है, ये जो आपने यहाँ A है और यहाँ आपका D है और यहाँ आपका E है, जो हमने अभी किया है वो ये वाला किया है, जिसमें हमने E से इस भुजा पर लंब डाल रखा है, ठीक है, ये वाला किया है। अब मैं दूसरा जो बताने वाला हूँ सिर्फ इसी को देखते हुए आप इस पे नजर रखिए, और मैं इस ऊपर वाले हिस्से को अलग बना लेता हूँ, चलो, है ना, समझ में तो आ जाएगा।
सपोज करो कि ये हमने एक नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला जो डी से है, नीले मार्कर से है डी ई, ये आपका डी है और ये आपका ई है, यानी इसी डी ई से है, दोनों बेस एक जैसे हमें नीचे अलग बनाया। और ये इस तरीके से आपका ब्लैक से लाइन खींच रही है ये वाली जो आपकी बी है, क्या है बी है, और ये आपकी नीली से एक लाइन खींच रही है, ऐसे करके मिल गई। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ डी ई बी में, किसमें डी ई बी में। अगर आप गौर से देखो डी ई बी को देखोगे जो कि यहाँ बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ बना हुआ है, तो मैंने एक ऐसा त्रिभुज आपको बताया था कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें, क्या कर लें एक्सटेंड, क्योंकि लंब डालना है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो इससे एक लंब डला हुआ है इस पर जो कि है ई एम, क्या है ई एम, आपको दिख रहा है ना, एक लंब डला हुआ है इस त्रिभुज से बाहर एक्सटेंड करके एक ई एम। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लेता हूं डी ई बी या बी ई डी बोल दो, ठीक है। तो चलिए इसका एरिया लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में लिया, आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए जिसका नाम आपने बोला है डी ई बी, क्या बोला है डी ई बी। तो अब ले लेते हैं हम त्रिभुज ए डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में लीजिए, क्या होगा बेटा, त्रिभुज डी ई बी में लोगे तो जो आपका एरिया है, एरिया त्रिभुज डी ई बी का वो कितना होगा 1/2 गुणा बेस क्या होगा बेटा, हमने बताया था जो एक्सटेंड करके बढ़ाते उसे नहीं माना जाता, जो पुराना बेस है, यानी पुराना बेस क्या है आपका बी डी, ये रहा बी डी पुराना बेस है, यह आपका लंब है इस वाले त्रिभुज पर। मैं एक बार और खींच देता हूँ, इस वाले त्रिभुज की बात चलिए आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस, हो गया आपका बी डी, और आपका जो लंब है वो अभी आपका क्या हो गया ई एम। तो एक भुजा पर ये दो त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, एक क्लियर हो गया। अब ये हमारा समीकरण हो गया बेटा सेकंड, समीकरण क्या हो गया सेकंड, पहला हिस्सा हमारा पहली भुजा के लिए है। अब गौर से देखो हमारे पास, अगर गौर से देख रहे हो तो एक ये डी बी है, चाहो तो आप इस बी डी की जगह डी बी लिख लो क्योंकि यहाँ डी बी है, ठीक है डी बी, ठीक है। और अब तुम अगर गौर से देख पा रहे हो तो मुझे ए डी के बटे में डी बी लेके आना है, ये रहा ए डी और ये रहा डी बी। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें इस वाले एरिया का डिवाइड कर देता हूं। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर दीजिए बेटा। तो सबसे पहला आपका एरिया है, एरिया त्रिभुज एडी और बटे एरिया त्रिभुज डीईबी, ठीक है, बराबर ऊपर इसका एरिया रखिए, इसका एरिया क्या है 1/2 और आपका क्या है आधार आपका एडी है और गुणा आपका लंब ईएम है। इस पे आ जाइए 1/2 आधार आपका क्या है डीबी और लंब आपका क्या है ईएम। अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपका 1/2 से 1/2 एलिमिनेट हो गया, ईएम से ईएम एलिमिनेट हो गया। तो आपका यहाँ क्या आया, यहाँ आपका आया एरिया ए डी ई और बटे एरिया डी ई बी, त्रिभुज और त्रिभुज डी ई बी कितना आया ए डी बटे डी बी, यानी पहला अनुपात हमारा आ चुका है, लेकिन इन एरियाओं का अनुपात आया है। इसको आप मान लीजिए समीकरण थर्ड। बेटा उम्मीद है कि यहाँ तक आपका पहला हिस्सा एक भुजा से किया, हमने कुछ नहीं किया। एक बार आपने ये वाला चित्र लिया है जो ऊपर वाला हिस्सा है इस भुजा के लिए, और एक बार आपने इसी वाले जो ये लंब है ये वाला इस त्रिभुज के लिए भी बन रहा है, क्योंकि इसी भुजा पे लेना है। तो इस भुजा पे एक त्रिभुज ये रहा डी बी ई करके, तो हमने ये वाला ले लिया डी बी ई करके, और इस पर हमने लंब दिखा दिया कि ये आपका क्या है एक लंब है ई एम। अब हम इसी तरीके से टू कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से उधर वाला हिस्सा लेंगे, यानी एसी भुजा लेंगे। कौन सी भुजा लेंगे एसी, तो हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं और एसी भुजा लेके दिखाते हैं। इसको आप है ना नोट कर लेना बेटा कि एरिया त्रिभुज एडी, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ, इसको ऊपर से रफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इन सबको मिटा लेते हैं, याद रखना हमें अगला ए ई बटे ई सी, इसको छोड़ लेंगे, इन सबको रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं तो बेटा अब दूसरा हिस्सा जो हमारा एसी भुजा के लिए चलेगा, कौन सी भुजा के लिए एसी भुजा के लिए चलेगा। ये उपपत्ति कर रहे हैं हम, उपपत्ति में अब ये दूसरा हिस्सा है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज दोबारा से इसी एडीई में, मैंने आपको बताया था दो हैं, कितने हैं एक ही त्रिभुज के अंदर दो, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। अब की बार इसी त्रिभुज में ये वाला लंब है, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा ये भी, यानी जो एरिया है एरिया और या त्रिभुज लिख लीजिए पहले कि त्रिभुज एडीई के लिए पुनः कर रहे हो आप, लेकिन अब की बार आपने भुजा ले रखी है बेटा ए सी, ए सी
AC भुजा के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, AC भुजा ले लिया आपने, AC भुजा ले रहे हो तो सबसे पहले आप जब त्रिभुज इसका एरिया निकालोगे, किसका, ADE का एरिया निकालोगे, तो ADE का एरिया निकालिए। तो एरिया ए त्रिभुज ADE क्या होगा, 1/2 बेटा गुणा बेस। अब उधर वाला बेस होगा जिसका नाम होगा AE, क्योंकि ये लंब जो है वो AE पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AE और गुणा आपका सॉरी आधार जो है वो आपका AE पर, सॉरी लंब AE पर था तो आपका आधार AE हो गया, लंब आपका DN हो गया, लंब आपका क्या हो गया, DN। इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि अब आधार जो है वो आपका AC है और लंब आपका क्या है बेटा, DN है, ठीक है ना। तो ये आपका DN हो गया, इसको आप समीकरण मान लीजिए 4, क्योंकि थर्ड यहाँ हो गई। अब आप लीजिए इसी वाले एंगल को जो आपका अब दूसरे बन रहा होगा, ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाला जैसे हमने इधर लिया था, अब इसी तरीके से ये बन रहा है, देखो जिस पे मैं मार्कर चला रहा हूँ ये वाला बन रहा है, ठीक है। इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो इस पे अब ये वाला है, ये वाला लंब है, ठीक है। तो यानी मैं अगर यहाँ बनाऊं, देखो इस तरीके से है और यहाँ इस तरीके से लंब डला हुआ है, ठीक है। अब ये जो लंब डला हुआ है ये DN है और ये आपका जो बेस है वो EC है। तो बेस तो हो गया EC और लंब हो गया DN और त्रिभुज का नाम हो गया बेटा DEC। क्या नाम हो गया, DEC। पहले DEB था, अब DEC हो गया। तो अब ले लेते हैं एरिया, यानी त्रिभुज किसमें, DEC में। DEC में लोगे तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुणा बेटा आधार कितना है, आधार आपका रहेगा EC, क्योंकि इस भुजा पे लंब डल रहा है तो EC, पहले आधार AE था अब EC होगा, ठीक है। तो हो गया EC और बेटा लंब कितना है, लंब आपका है DN। तो ये आपका बेटा समीकरण 5 हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख रखा है। अब इसी तरीके से हमको देखो AE/EC लाना है, तो AE/EC आ चुका है, तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में यानी समीकरण 4 डिवाइड कर देंगे समीकरण 5 से। तो करिए बेटा, जब ऐसा करोगे तो आपका हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC, ठीक है, बराबर क्या हो गया, ऊपर वाला 1/2 गुणा ये क्या है आपका AE और गुणा ये क्या है आपका DN। इसको करिए 1/2 गुणा आपका ये क्या है EC और ये आपका क्या है DN। अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपका 1/2 से 1/2 एलिमिनेट हो गया, DN से DN एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका आ गया एरिया त्रिभुज ADB बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर आ गया बेटा AE/EC, ठीक है। तो आपका ये समीकरण हो गया बेटा 6। अब बेटा हमको सिर्फ 2 समीकरण लेने हैं, एक तो लेना है ये थर्ड जिसमें आपका एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज DEB AD/DB आ रहा है, और समीकरण 6 में एरिया त्रिभुज ADB यानी इसी का ADB नहीं है ये बेटा त्रिभुज ADE है, तो मैंने ADB कैसे लिख दिया है, ADE लिखना है, क्या लिखना है ADE। तो एरिया त्रिभुज ADE और बेटे एरिया त्रिभुज DEC का AE/EC आ गया। अब इन दोनों को लेके हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने ये थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन उतार ली है। तीसरी इक्वेशन थी कि एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया DEB का, जो त्रिभुज का DEB का एरिया था उसका जो अनुपात आ रहा था वो AD/DB आ रहा था, और एरिया त्रिभुज ADE उस वाली भुजा के लिए और एरिया त्रिभुज DEC का जो अनुपात आ रहा था वो AE/EC आ रहा था। अभी हमारे अनुपात तो आ चुके हैं, अब ये बराबर कैसे होंगे उस बात पे फोकस करना है। उसके लिए हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा। अगर आप गौर से देख रहे हो तो नीचे वाला हिस्सा अगर मैं अलग कर लेता हूँ, गौर से देखिए कि एक ये आपकी DE और एक ही आपकी BC, ये जो BC है ये दोनों बेटा पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच में ये बन रहे हैं 2 त्रिभुज, एक ये रहा और एक ये रहा। अब गौर से देखो, अगर मैं इस DE को ले लूं क्योंकि ये लाइन मैंने खींची और इसी की मुझे जरूरत है, ठीक है ना, तो इस लाइन से एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है DEB, और इसी लाइन से एक त्रिभुज बन रहा है DEC, जो कि ये रहे DEB DEC, इसी वाले एरिया से बन रहे हैं और इन्हीं की मुझे जरूरत है।
तो एक इस वाले त्रिभुज से एक ये भी बन गया और इसी से आपका ये बन गया, और दोनों समांतर लाइनों के बीच में है। और हमने पढ़ रखा है कि अगर दो समांतर लाइनों के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं तो वो सदैव इक्वल होते हैं, यानी उनका एरिया जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है अगर आप उनका एरिया निकालोगे। तो हम उस कॉन्सेप्ट के कारण ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि चाहो तो आप इस वाली बात को यहां लिख लो, यहां लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं क्योंकि त्रिभुज DEB एवं त्रिभुज DEC दो समांतर लाइनों यानी दो समांतर रेखाएं लिख दो, चाहे दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार DE पर बने हुए हैं। अतः बने हुए हैं तो क्या पता लग गया कि जो एरिया त्रिभुज DEB है, DEB और जो एरिया त्रिभुज DEC है, दोनों आपके इक्वल हो गए हैं। और क्यों इक्वल हो गए हैं? इसलिए इक्वल हो गए हैं क्योंकि दोनों समांतर लाइनों के बीच में एक ही आधार पर बने हुए हैं। और इसको समीकरण मान लेते हैं बेटा हम 7। अगर हम समीकरण 7 के हिसाब से देखें तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं। दिख रहा है? ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं। चाहे तो हम इसको चाहे हम इसको किसी को भी चेंज करके लिख सकते हैं। DEB को मैं DEC भी लिख सकता हूं और DEC को मैं DE भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब गौर से देखिए आप एक बात, ये वाला एरिया त्रिभुज ADE ये पहले से ही बराबर है त्रिभुज ADE के, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं। और ये वाला भी अब इसके क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। एक तरीके से कहें तो ये पूरा का पूरा इसके क्या हो गया? बराबर, क्योंकि जो नीचे वाला था वो भी इसके बराबर हो गया। सपोज करोगे इसको मैं x मान लूं तो ये भी x हो गया, और ये दोनों में पहले से ही बराबर था तो ये दोनों ही क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये भी इसके क्या होगा? इक्वल होगा। दोबारा समझ लो, ये पहले से इक्वल है क्योंकि दोनों ऊपर वाले के एरिया निकले थे। नीचे वाला इस प्रमेय के अनुसार इक्वल हो गया तो ये वाला पूरा इस वाले पूरे के क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं बेटा कि इस प्रकार हमारा जो AD बटे DB है वो AE बटे EC होता है। यही हमारी थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाती है इसके कारण कि अगर हम कोई भी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दें और वो दो भुजाओं को अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वो उनको दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी हमारा ये रूल अब कामयाब है कि अगर कहीं भी BPT का रूल लगाना है तो AD बटे DB AE बटे EC ये हमेशा रहेगा। अब हम इस थेल्स प्रमेय की सहायता से जो आपके आगे सवाल आने वाले हैं हम उनको करेंगे। एक और प्रमेय होती है जो इसका विलोम होती है, वो इतनी खास नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रमेय यही है, बस वो इसका विलोम होती है कि अगर ये अनुपात समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, तो बेटा वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन हमने शुरू के जो 10-12 मिनट में कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो बहुत जरूरी था। बहुत से बच्चों को डायरेक्ट अगर हम समझाना शुरू करते हैं तो पहले ये बहुत प्रॉब्लम आई है, मेरे ऑफलाइन बैच में भी आ जाती है ये वाली प्रॉब्लम कि अगर डायरेक्ट हम सिखाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम वहाँ भी कॉन्सेप्ट के अनुसार सिखाते हैं, तो इसलिए हमने आपको भी कॉन्सेप्ट के अनुसार सिखाया है, जिससे आपको जल्दी जल्दी अगर पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल्स पे आपको जल्दी से मिल जाती हैं जहाँ डायरेक्ट आपको इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने शुरू में 10-12 मिनट में जो कॉन्सेप्ट बताया है उससे बच्चों को जो फिगर है वो क्लियर हो जाती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रमेय को करने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के सवालों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को शेयर कर दें। चलते हैं, धन्यवाद।